न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। जालिम लोशन, दांत खाज खुजली से तुरंत आराम। जालिम लोशन। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। किसानों के साथ पांचवें दौर की बातचीत के लिए सरकार तैयार है। सरकार ने कहा कि हर विकल्प के लिए खुली है सरकार। इसी के साथ बताएंगे प्रधानमंत्री का कल गुजरात दौरा। गुजरात में 48,000 करोड़ से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। साथ ही होंगी देश दुनिया और खेल की बाकी खबरें। मैं हूं ऋतु वर्मा। सबसे पहले शुरुआत अभी तक की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस के बीच कई नई दिल्ली में द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। कहा, आतंकवाद की चुनौती को लेकर दोनों देशों की चिंताएं समान। भारत और ग्रीस 2030 तक आपसी व्यापार दोगुना करने पर सहमत। नौवें रायसीना संवाद के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। ग्रीस के पीएम ने दिया मुख्य वक्तव्य। कहा, विश्व मंच पर बड़ी ताकत बन चुका है भारत। यूरोप सहित पूरी दुनिया के लिए अहम बन रही है भारत से साझेदारी। भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारे को बताया ऐतिहासिक पहल। प्रधानमंत्री गुरुवार को गुजरात का करेंगे दौरा। गुजरात में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण, रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री 23 को उत्तर प्रदेश का भी करेंगे दौरा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, सरकार प्रदर्शनकारी किसानों के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसल विविधीकरण, पराली और FIR सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। प्रदर्शनकारियों की वजह से गाजीपुर, गुरुग्राम, शंभू और सिंघू बॉर्डर पर लोगों को भारी दिक्कत। भाजपा ने संदेश खाली की घटना बताया शर्मनाक। कहा, एक महिला मुख्यमंत्री अपनी पॉलिटिकल साख बचाने के लिए दांव पर लगा रही हैं महिलाओं की इज्जत। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम 22 फरवरी को करेगी संदेश खाली का दौरा। मानवाधिकार आयोग ने भी घटना का लिया स्वतः संज्ञान। पाकिस्तान में सरकार गठन के लिए PPP और PMLN के बीच हुआ समझौता। शहबाज शरीफ होंगे प्रधानमंत्री, आसिफ अली जरदारी बनेंगे राष्ट्रपति। इमरान खान की पार्टी PTI ने जताया विरोध। कहा, जनादेश का हुआ अपमान। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे चरण की गुलमर्ग में हुई शुरुआत। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 1,000 एथलीट लेंगे भाग। पहला चरण लद्दाख में किया गया था आयोजित। भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस को बुधवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ग्रीक के प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता में दोनों नेताओं ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ग्रीस की चिंताएं और प्राथमिकताएं समान हैं। दोनों देश 2030 तक व्यापार दोगुना करने की ओर अग्रसर हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इस मुलाकात के दौरान रक्षा और सुरक्षा, जहाजरानी, व्यापार एवं निवेश और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद साझा वक्तव्य में परस्पर सहयोग को उच्च स्तर पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई गई। पीएम ने इस बात पर खुशी जताई कि दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच करीबी सहयोग की संभावनाएं अनेक हैं और मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष इस क्षेत्र में किए गए समझौते के कार्यान्वयन के लिए दोनों पक्ष कदम उठा रहे हैं।
हमने फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और स्पेस जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। हमने दोनों देशों के स्टार्टअप्स को भी आपस में जोड़ने पर चर्चा की। पीएम ने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को गहरे आपसी विश्वास का नतीजा बताया। पीएम ने कहा कि आतंकवाद पर दोनों देशों की चिंताएं समान हैं। पीएम मोदी ने बताया कि भारत ग्रीस ने इस क्षेत्र में अपने सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की है। हमने दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने पर सहमति जताई है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ग्रीस की चिंताएं और प्राथमिकताएं समान है। हमने इस क्षेत्र में अपने सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। पीएम ने सभी विवादों और तनावों का समाधान करने के लिए संवाद और कूटनीति पर फिर बल दिया। पीएम ने ग्रीस के हिंद प्रशांत महासागर पहल का हिस्सा बनने पर भी खुशी जताई। वहीं ग्रीस के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के नेतृत्व की दिल खोलकर सराहना की। Prime Minister Modi, I have found a visionary, a principled leader, and dare I say, a true friend. And the importance that we attach to our relations with India is evident not only in the increase of our bilateral contacts over the past year, but also in the partnerships we have developed. ग्रीस के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन टकराव और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों का जिक्र किया। उन्होंने इनके हल के लिए सामूहिक प्रयास करने पर बल दिया। ग्रीस के पीएम ने इस दिशा में भारत की प्रमुख भूमिका बताई। We view India as one of the main pillars of stability and security in the broader region of the Indo-Pacific. And given your size and history, your strategic importance, it is a very positive development that India is assuming with vigor this new leadership role. ग्रीस के प्रधानमंत्री का यह दौरा कई वजह से खास है। पिछले 16 साल में ग्रीस के किसी पीएम की ये पहली भारत यात्रा है। इस यात्रा को भारत ग्रीस रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है। During the ongoing visit, have focused on enhancing and enriching all elements of strategic partnership, whether it's in the political domain, security aspects, economic relationship, as also the cultural ties. इससे पहले बुधवार सुबह ग्रीस के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। वहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने दिल्ली के राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी नमन किया। उन्होंने वहां श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना संवाद 2024 के शुभारंभ सत्र में हिस्सा लिया। इस अवसर पर ग्रीस के प्रधानमंत्री ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। 23 फरवरी तक चलने वाले रायसीना संवाद में दुनिया भर के नेता और दिग्गज शरीक हो रहे हैं। रायसीना संवाद में 115 देशों के 2500 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। वैश्विक मुद्दों पर मंथन के लिए रायसीना संवाद को प्रमुख मंच माना जाता है। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने रायसीना संवाद का मुख्य वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व मंच पर एक प्रमुख शक्ति है। ग्रीस के पीएम ने कहा कि आज यूरोप सहित पूरी दुनिया के लिए भारत के साथ साझेदारी अहम बन चुकी है। ग्रीस के पीएम ने भारत और ग्रीस के रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि इनमें लगातार मजबूती आ रही है। Today, India is a great power on the world stage, an important ally in the pursuit of peace and security, a rising force at the heart of the G20, and a leading player in the fight against climate change. India's status is reflected in the strategic relations that the European Union enjoys with India. Strengthening our partnership with India, and I'm speaking about Europe, should be a cornerstone of Europe's foreign policy. And this is certainly true for my country.
पीएम ने हिंद प्रशांत पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि शांति और कल्याण के लिए हमारे एक जैसे लक्ष्य हैं। भारत के साथ बढ़ती साझेदारी का जिक्र करते हुए ग्रीस के प्रधानमंत्री ने भारत मध्य पूर्व यूरोप गलियारे को बड़ी पहल बताया। The emergence of groundbreaking projects like IMEC, the India, Middle East, Europe corridor, hold great promise to supercharge connectivity between India, the growth economies of the Middle East, and Europe. One has just to look at the map to realize that Greece is sitting right in the center of this new corridor. And to our friends in India, I say, we are your natural doorstep to Europe and beyond. और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही सी, जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा। तो दिखता ही है भाई। और तू तो सेल्फ मेड है भाई। देख, मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ, सेम विद डायरेक्ट प्लान। यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर मेहसाणा जाएंगे और वलीनाथ महादेव मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। प्रधानमंत्री मेहसाणा के तरफ में जनसभा में 8,350 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अमूल के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर मेहसाणा के वलीनाथ महादेव मंदिर में पूजा और दर्शन करने के साथ ही विकास की कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी एक सार्वजनिक समारोह में हिस्सा लेंगे, जहां वो 8,350 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। वलीनाथ शिवधाम तीर्थ स्थल मेहसाणा जिले के लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है। हमारे यशस्वी पीएम साहब इस मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं, जो हमारे लिए, पूरे गुजरात के लिए और हमारे पूरे समाज के लिए एक पूरे गौरव की बात है। ये जो मंदिर वालीनाथ का है वो 900 साल पुराना है और इसकी से वो आस्था है रबारी समाज की, वो बहुत बड़ी आस्था है और सब समाज के पब्लिक यहाँ पे आ रही है। लोगों के अंदर ये मंदिर के प्रति तो बहुत ही उत्साह था और साथ में मोदी जी आ रहे हैं, उससे ये उत्साह दोगुना हो गया है। गुजरात के मेहसाणा और नवसारी में 2 सार्वजनिक समारोहों में प्रधानमंत्री 22,850 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में गांधीनगर, अहमदाबाद, बनासकांठा, आनंद, मेहसाणा, कच्छ, खेड़ा, भरूच, तापी, वडोदरा, सूरत जैसे जिलों में सड़क, रेल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, इंटरनेट कनेक्टिविटी, शहरी विकास, जल आपूर्ति और पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल होंगे। मेहसाणा में सार्वजनिक समारोह में प्रधानमंत्री भारत नेट चरण 2, गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड सहित महत्वपूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो 8,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करेगा। मेहसाणा और बनासकांठा जिलों में रेल लाइन दोहरीकरण, गेज परिवर्तन, नई ब्रॉडगेज लाइन के लिए कई परियोजनाएं,
खेड़ा, गांधीनगर, अहमदाबाद और महसाणा में कई सड़क परियोजनाएं, गांधीनगर में गुजरात जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का मुख्य शैक्षणिक भवन और बनासकांठा में कई जल आपूर्ति परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आनंद जिले में नए जिला स्तरीय अस्पताल और आयुर्वेदिक अस्पताल सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। बनासकांठा में अंबाजी क्षेत्र में रिंचड़िया महादेव मंदिर और झील का विकास, गांधीनगर, अहमदाबाद, बनासकांठा और महसाणा में कई सड़क परियोजनाएं, वायुसेना स्टेशन, दीसा का रनवे, अहमदाबाद में मानव और जैविक विज्ञान गैलरी, गिफ्ट सिटी में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की नई इमारत, गांधीनगर, अहमदाबाद और बनासकांठा सहित अन्य में जलापूर्ति में सुधार के लिए कई परियोजनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के दौरान राज्य को जिन विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है, उससे स्थानीय स्तर पर तरक्की के नए द्वार तो खुलेंगे ही, साथ ही युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन भी होगा। महसाणा, गुजरात से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में अमूल के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे और इस समारोह में अमूल सहकारी संस्था से जुड़े पशुपालक, किसान और महिलाएं भी इसमें शामिल रहेंगी। समारोह को लेकर हमारे संवाददाता अनुज यादव ने बातचीत की अमूल के एमडी जैन भाई मेहता से। अमूल अपना स्वर्ण जयंती समारोह मनाने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसमें शिरकत करेंगे गुजरात के अहमदाबाद में। हमारे साथ एमडी अमूल हैं जैन मेहता साहब। सर, एक यादगार पल है आप लोगों के लिए और सबसे बड़ी बात है कि संघर्षों से स्वर्ण जयंती समारोह तक कैसा आप लोगों का सफर रहा और क्या कुछ आप करने वाले हैं इस पल को यादगार बनाने के लिए? ये हमारे लिए तो बहुत गौरव की बात है कि विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी हमारी सहकारी संस्था की स्वर्ण जयंती मनाने आ रहे हैं। बहुत ही उत्साह है हमारे 36 लाख किसानों में। 1.25 लाख किसान भाई बहन कल पधार रहे हैं। साथ साथ में मोदी जी से हमें जो मार्गदर्शन और नेतृत्व मिलेगा कि अमूल ने पिछले 50 सालों में जो काम किया है उसमें से जो उत्तम चीज़ें हैं वो हम आगे लेके जाएंगे। आगे के 25 सालों का उनका जो अमृतकाल का जो आयोजन है, भारत को विश्व में हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाना है, तो अमूल इंडिया डेयरी टू द वर्ल्ड कैसे बने, अमूल डेयरी ब्रांड टू द वर्ल्ड कैसे बने, वो सब पे हम उनसे मार्गदर्शन लेंगे। सबसे बड़ी बात यह भी है कि सहकार से समृद्धि का जो भारत का सपना रहा उसको पूरा करके अमूल ने दिखाया। तो किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि अब सहकारिता मंत्रालय भी अलग से बना है, उसके बाद क्या कुछ बदलाव आए हैं और कितनी तेजी से अब ये सहकार आगे बढ़ रहा है? सहकारिता का जो ये मॉडल है वो आज पूरे विश्व में माना गया है और भारत में भी जो ये केंद्र सरकार ने नई सहकार मंत्रालय बनाया आज से 2 साल पहले, तो उन्होंने भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं कि कोऑपरेटिव मॉडल को कैसे बढ़ाया जाए। तो सहकार से समृद्धि मात्र एक स्लोगन नहीं है, इसको जमीन पे उतारा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और जब अमूल की तस्वीर देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं दिखाई देती हैं। महिलाओं का उत्थान और विकास अमूल ने किया, किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं? क्योंकि आपने सिर्फ महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया बल्कि उन्हें सशक्त बनाने का काम। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विजन है ना, वो सिर्फ महिलाओं का विकास नहीं, महिलाओं तक ही विकास है, विमेन लेड डेवलपमेंट है। और उनका सबसे बढ़िया उदाहरण उन्होंने दिया अपनी G20 प्रेसिडेंसी में। तो अमूल को W20 का इंस्टीट्यूशनल पार्टनर बनाया गया और साहब ने जो पूरे विश्व को जो बताना था कि हमको सिर्फ विमेन की चिंता नहीं करनी है, विमेन थ्रू डेवलपमेंट हो रहा है, उसको दिखाना है। डीडी न्यूज़ की तरफ से अमूल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कुल मिलाकर जो स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन होने जा रहा है गुजरात के अहमदाबाद में, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो शामिल होंगे ही होंगे, जो इसके हिस्सेदार हैं किसान और महिलाएं वो भी यहाँ दिखाई देंगी। अपने कैमरामैन मोहित के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। और अमूल के 100 साल के सफर के साथ ही एशिया की सबसे बड़ी डेयरी बनास अब पूर्वांचल में भी अपनी छाप छोड़ने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को वाराणसी में इसे देश को समर्पित करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि डेयरी अपने मशहूर ब्रांड अमूल के जरिए पूर्वांचल की मिठाइयों को भी देश भर में पहुंचाएगी। हमारे संवाददाता विशाल बेरुस्तु ने डेयरी के चेयरमैन शंकर चौधरी से खास बातचीत की। अमूल अब पहुंच गया है पूर्वांचल और मेरे साथ हैं बनास डेयरी के चेयरमैन। आइए हम उनसे बात करते हैं। गुजरात की सफलता के बाद अब पूर्वांचल का पूरा आप बदलने जा रहे हैं इकोनॉमिक सिस्टम, तो किस तरह का रहेगा ये? पूर्वांचल में दूध क्रांति हो और यहाँ के किसान महिला आत्मनिर्भर बने, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प था और ये संकल्प अभी साकार होने जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, तो उसमें आपकी डेयरी का कितना बड़ा योगदान हो सकता है, खासतौर से इस क्षेत्र में? पूर्वांचल में डेयरी के माध्यम से हम एक नई दूध क्रांति की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि महिला के पास में उनके अकाउंट में पैसा आएगा, वो आत्मनिर्भर बनेगी, तो पूरा परिवार, उनका एजुकेशन है, उनका हेल्थ है, उनका फूड न्यूट्रिशन है, हर एक में बदलाव आएगा। जब हम बात करते हैं दुग्ध संकलन की, तो कितना अभी हमारे पास कैपेसिटी है और उसको कहां तक लेकर जाएंगे हम? ये प्लांट की कैपेसिटी यहाँ पर अभी 10 लाख लीटर की पर डे की है, 10 लाख लीटर पर डे की कैपेसिटी है। उनको बढ़ाकर 15 लाख लीटर की कैपेसिटी यहाँ पर कर सकेंगे। एक्सपोर्ट्स का भी आपने बोला कि यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी करेंगे मिल्क प्रोडक्ट्स को, तो पर्टिकुलरली पूर्वांचल से कहाँ हमारा प्लान एक्सपोर्ट करने का, और उसके लिए क्या नई टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस की है? नहीं, आपने देखा होगा पूरा प्लांट वो एक आधुनिक प्लांट है, हाइजीनिक है, उनके आधुनिक लैब है, और वैश्विक मापदंड जो है क्वालिटी के, वो पूरे के पूरे मापदंड को मान्य रखते हुए हम पूरे हिंदुस्तान में तो है, लेकिन हिंदुस्तान के बाहर भी हमारी हिंदुस्तानी मिठाई यहाँ की है वो बाहर पहुंचे, ये हमारा प्रयास है और काफी सफलता मिली है। आने वाले समय में मैं मानता हूँ कि ये प्लांट के माध्यम से भी बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। बनारस अपनी मिठाइयों के लिए मशहूर है, तो यहाँ की मिठाइयाँ बाहर जाएं, उसका क्या प्लान है? ये अमूल के माध्यम से कई लोगों ने लौंग लता नहीं खाई है, देश के कई कोने में, दुनिया के कई कोने में, वो वहाँ तक पहुँचेगी। लाल पेड़ा भी दुनिया तक पहुँचेगा। तो जैसे कि आपने सुना कि एम्पावरमेंट के साथ साथ पोषण और मिठाई अब पूरे देश में पूर्वांचल से मिलेगी। कैमरामैन एसपी दुबे और मुरली के साथ मैं विशाल बैरिस्टू, डीडी न्यूज वाराणसी। डीडी न्यूज में खबरें जारी रहेंगी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। तो पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग एसआईपी में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। किसान आंदोलन के कारण दिल्ली एनसीआर के लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शंभू और सिंघू बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण आवाजाही बुरी तरह प्रभावित है। लोगों को घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीमा पर छोटे व्यापारियों और दुकानदारों का काम भी चौपट हो रहा है। बॉर्डर बंद होने की वजह से मजदूरों की आजीविका ही छिन गई है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि 5वें दौर की बातचीत के लिए वह किसानों के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान संगठनों से सभी मुद्दों का समाधान निकालने के लिए बातचीत के रास्ते आगे बढ़ने की अपील की। किसान आंदोलन के विरोध प्रदर्शन को लेकर किसान नेताओं के बयानों में भारी विरोधाभास देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो किसान नेताओं ने अपना दिल्ली चलो विरोध मार्च स्थगित करने की घोषणा की है, तो दूसरी तरफ बयानों के उलट दिल्ली के बॉर्डर पर उनका उग्र प्रदर्शन भी जारी है। किसान पुलिस बैरिकेडिंग के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं, जबकि उन्होंने केंद्र के साथ 5वें दौर की बातचीत के समाप्त होने तक यात्रा को स्थगित किया है। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी को लेकर केंद्र और किसान के बीच 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। किसानों के दिल्ली कूच करने के मद्देनजर पंजाब, हरियाणा और हरियाणा दिल्ली बॉर्डरों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साथ ही हरियाणा के 7 जिलों में लगे इंटरनेट बैन को बढ़ा दिया गया है। वहीं हरियाणा के बहादुरगढ़ में झज्जर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। आंदोलन कर रहे किसान शंभू बॉर्डर पर भारी भरकम मशीनों के साथ पहुंचे हैं। वहीं सिंघू बॉर्डर पर भी लोगों का बुरा हाल है। जाम के चलते आना जाना मुश्किल हो गया है। मजबूरी में लोगों को कई किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को हो रही है। लेबर को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, आने जाने में 2-3 घंटे लग जाते हैं आने जाने में। और काम धंधा जो है बिल्कुल चौपट होते जा रहे हैं। काम धंधा जीरो हो गए, काम धंधा बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। बहुत असर पड़ रहा है, जाम में फंसे रहते हैं, बहुत देर घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। परेशानी का तो हब बन चुका है ये। किसान आंदोलन के नाम पर ऐसे पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। हरियाणा के इस बॉर्डर पर जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो आप देख सकते हैं कितना संकरा रास्ता है। दरअसल आंदोलन के चलते रास्ता इतना छोटा हो गया है, जिसके चलते लोगों को बॉर्डर से इस पार से उस पार जाने के लिए केवल पैदल ही सहारा। दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर पर भी लोग जाम से जूझते नजर आए। जरूरी काम के लिए घर से निकले लोगों का आधा दिन जाम में निकल रहा है। खास तौर पर बुजुर्गों के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जाम है बहुत तगड़ा। अभी मुझे 10 किलोमीटर का सफर 1-1.5 घंटा लग गया आते हुए। वहाँ तक विजय नगर से बहुत तगड़ा जाम है। करीब 1.5 घंटा हो गया मुझे वहाँ से यहाँ तक आने में। सारा जाम ही जाम है, बस किसान आंदोलन की वजह से ही हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान नेताओं को 5वें दौर की बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार 4थे दौर के बाद 5वें दौर में भी सभी मुद्दे जैसे कि एमएसपी की मांग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पराली का विषय, एफआईआर पर बातचीत के लिए तैयार है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बातचीत के माध्यम से ही समस्या का समाधान निकल सकता है। हमारी यही अपील है कि सारे जो ऐसे किसान संगठनों के लोग हैं वो संयमता के साथ वार्ता में भाग लेकर इसका अस्थायी समाधान के क्या क्या रास्ता हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ें और चर्चा के माध्यम से समाधान करें। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने बातचीत की पेशकश की है। समाधान निकलेगा चर्चा से, संवाद से। और भारत सरकार का मन खुला हुआ है किसानों के बारे में। हमारी उनसे अपील होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकलना चाहिए। और हमारी सरकार ने किसानों के लिए कितना काम किया ये हम चर्चा कर चुके हैं। तो किसानों का विकास हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हमेशा रहेगी। वहीं अंबाला पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी है कि दिल्ली कूच करने के लिए लगभग 1200 ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ लगभग 10,000 किसान शंभू बॉर्डर में मौजूद हैं। पुलिस की ओर से बताया गया है कि किसानों की भीड़ ने पुलिस बैरिकेड्स पर हमला करने के लिए पोकलेन मशीनों और जेसीबी की भी व्यवस्था की है। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को सलाह दी है कि वे भीड़ को नियंत्रित रखें और बैरिकेड्स के पास न जाएं। एहतियातन पुलिस ने अंबाला जिले में धारा 144 भी लागू की है। हरियाणा पुलिस किसानों द्वारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए भारी मशीनें जैसे जेसीबी, पोकलेन, हाइड्रा इत्यादि का इस्तेमाल न करने की घोषणा का स्वागत करती है। हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारियों से यह भी अपील करती है कि वे शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना लें और धारा 144 का उल्लंघन ना करें। माननीय हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को यातायात के साधन के रूप में प्रयोग करना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। निशांत राय के साथ मुकुल कुमार शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की घटना के बाद ममता बनर्जी की सरकार पर चौतरफा हमला हो रहा है। अदालत से मिली फटकार के बाद पश्चिम बंगाल का असली चेहरा लोगों के सामने उजागर हो गया है। वहीं भाजपा ने संदेश खाली की घटना को शर्मसार करने वाला बताया तो CPI-ML ने महिलाओं के खिलाफ हुई अत्याचार की घटनाओं के लिए न्यायिक जांच की मांग की है। दूसरी तरफ संदेश खाली में NHRC ने मानवाधिकारों को लेकर मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया और स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संदेश खाली मुद्दे पर राज्य की TMC सरकार लगातार घिरती जा रही है। हर ओर से घिरने और अदालत की कड़ी फटकार के बाद TMC के लिए अपना बचाव करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में वो रोज नए नए मुद्दे खोज रही है। भाजपा भी संदेश खाली की घटना को लेकर ममता सरकार पर हमलावर है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने बंगाल की घटना को शर्मनाक बताया और कहा कि एक महिला मुख्यमंत्री अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए महिलाओं की इज्जत को दांव पर लगा रही है। अखिल भारत हिंदू महासभा की 5 सदस्यीय टीम और CPI-ML पार्टी प्रतिनिधि मंडल ने संदेश खाली थाने में विरोध प्रदर्शन के बारे में बताया। CPI-ML नेता वासुदेव बोस ने महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचारों के लिए न्यायिक जांच की मांग की। हमें लज्जा हो रही है, इतनी भी हिम्मत नहीं है कहने की, तो इसे क्या कहा जाए? बीजेपी सारे बिखरते हुए इंडिया गठबंधन के नेताओं से एक सवाल करना चाहती है, आप क्यों खामोश हैं? क्या देश की संदेश खाली की बहनों माताओं की इज्जत का कोई आपके लिए पैमाना नहीं है क्या? यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ है तो इसका क्या जानकारी है, अर्थात हाल हकीकत क्या है, ये छानबीन करने के लिए हम लोग आए थे और लगभग 2-2.5 घंटे से हम लोग घूम रहे थे यहाँ पे। तो जेलेपाड़ा, सिंघोपाड़ा, नस्करपाड़ा, ये सब जगह पे हम लोग गए थे। हम लोग इमीडिएट डिमांड किया गया शेख शाहजहां को इमीडिएट इसको फौरन तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ पर महिला लोग के ऊपर अत्याचार हुआ इसके तुरंत इन्वेस्टिगेशन करके जुडिशियल इंक्वायरी करके जो दोषी लोग हैं इसको गिरफ्तार करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के DGP राजीव कुमार ने संदेश खाली का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस बीच भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने हावड़ा के जिला अस्पताल में पांचला में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पार्टी कोलकाता में 26 तारीख से 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन करेगी। चाहे संदेश खाली हो या पांचला हो, जहां जनगणना में परिवर्तन हुआ है वहां हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री शूटिंग में व्यस्त हैं और बंगाल में महिलाओं की स्थिति खराब है। वहीं संदेश खाली पर शर्मसार होने के बाद ममता बनर्जी पुलिस की आड़ में जनता का ध्यान मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी पर एक सिख IPS अधिकारी को खालिस्तानी बताने का आरोप लगाया है, लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 24 घंटे के भीतर आरोपों को साबित किया जाए, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा ने राज्य की पुलिस के कारनामे उजागर करते हुए कहा है कि शर्म की बात है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ममता बनर्जी के हाथों का राजनीतिक मोहरा बनने को तैयार है और धर्म को इसमें घसीट रही है। संदेश खाली में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा स्थानीय लोगों पर कथित अत्याचार किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरकर TMC नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। शाहजहां और उनके सहयोगियों के खिलाफ जमीन पर जबरन कब्जा करने और महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने जैसे आरोप हैं। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम 22 फरवरी को संदेश खाली का दौरा करेगी। आयोग के उपाध्यक्ष और NC/ST की टीम घटना स्थल पर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट।
बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ। विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर अपने विवादित बयानों से चर्चा में है। राहुल गांधी ने काशी के युवाओं पर आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा है कि काशी के युवा रात में बाजा बजाकर सड़क पर शराब पीते दिखाई देते हैं। ये बयान उन्होंने रायबरेली में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान दिया था। राहुल गांधी ने इस बयान की काफी आलोचना हो रही है। राहुल गांधी के विवादास्पद बयान पर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा है, ये उनके इस अभद्र टिप्पणी से जाहिर होता है। भ्रम की स्थिति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी घूम रहे हैं, ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि राहुल गांधी को कोई अधिकार नहीं कि काशी का अपमान करें, काशी वासियों का अपमान करें, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान करें। उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी मेहनत कश है। उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी का कौशल पूरा देश, पूरा विश्व मानता है, और प्रदेश का, काशी का इस प्रकार से अपमान जो उन्होंने किया है, उनको हम माफी की अपेक्षा उनसे नहीं करते। माफी वो मांगता है जिसमें संस्कार हो, जिसमें इस बात की शर्म हो, जो राहुल गांधी में नहीं है। तो भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये बहुत पीड़ादायक है। राहुल गांधी कब सीखेंगे, और जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, इससे वो सिर्फ लोगों का अपमान ही करते हैं। पूरे यूपी की जनता, नौजवान नशे में डूबा हुआ है। ये कोई भाषा है क्या? उस प्रदेश से जहां उनके खानदान ने राज किया है और उनको इतनी साल वो और उनकी माताजी एमपी रहे हैं, मतलब ये कोई भाषा बोलने वाली है? वो यूपी में जहां अभी हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट आया है, जहां प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ का पूंजी निवेश किया है, जहां नौकरी के अवसर मिल रहे हैं, और वहां ये कह रहे हैं कि पूरा यूपी का नौजवान आजकल नशे में डूबा हुआ है। राहुल गांधी जी, शेम ऑन यू। देश आप पर शर्म कर रहा है। कृपया करके अपनी भाषा को सुधारिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में CII द्वारा आयोजित भारत यूरोप बिजनेस कॉन्क्लेव को संबोधित किया। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और यूरोप विश्वसनीय भागीदार हैं और दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोप साथ मिलकर स्वतंत्र, निष्पक्ष, न्यायोचित और टिकाऊ भागीदारी की दिशा में काम करते रहेंगे। India and Europe are trusted partners. We believe in each other. We believe in growing together. We believe in prosperity for the people of Europe and India, working as partners, as brothers, and engaging with each other towards more free, fair, equitable, and sustainable partnerships. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस मौके पर कहा कि अगले 3 साल में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। The next 30 years, a young India with an average age of less than 30 years is going to add by 2047 $30 trillion to our economy, taking us from the 5th largest GDP in the world to the 3rd largest GDP in the next 3 years, and working towards inclusive and sustainable growth.
भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के जवानों ने गैंगटॉक में बर्फबारी और खराब मौसम के कारण फंसे 500 पर्यटकों को बचाया है। भारतीय सेना ने बताया कि 21 फरवरी को अचानक भारी बर्फबारी के कारण 500 से अधिक पर्यटकों के साथ लगभग 175 वाहन पूर्वी सिक्किम के नटुला में फंस गए थे। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा। तो दिखता ही है भाई। पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। देख, मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ, सेम विद डायरेक्ट प्लान। यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 फरवरी से हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। पाकिस्तान में सरकार गठन के लिए पीपीपी और पीएमएलएन के बीच समझौता हो गया है। अब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री होंगे जबकि आसिफ अली जरदारी बनेंगे राष्ट्रपति। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने विरोध जताया है और कहा है कि ये जनादेश का अपमान है। पाकिस्तान में चुनाव के बाद नई सरकार के गठन को लेकर इंतजार खत्म होते दिख रहा है। देश के दो प्रमुख दलों ने नई सरकार के गठन के लिए समझौते का औपचारिक ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को समर्थन देने की घोषणा की है। हालांकि इन दोनों ही दलों को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों से कम सीटें मिली थी। पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि समझौते के तहत पीएमएलएन शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे जबकि पीपीपी के आसिफ अली जरदारी इस नए गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द
शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा। जो सदर पाकिस्तान का इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें भी हम मुस्लिम लीग नवाज़ का शुक्रगुजार हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार सदर जरदारी साहब का हमायत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने इस नए गठबंधन को जनमत के लुटेरे करार दिया है। पार्टी का कहना है कि उसे सत्ता से बाहर रखने के लिए चुनावों में धांधली हुई और जनमत को छीन लिया गया। गौरतलब है कि पीटीआई चुनाव के नतीजों के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है और उसके समर्थकों द्वारा देश भर में प्रदर्शन जारी है। अब जब पीएमएलएन और पीपीपी के गठजोड़ से पाकिस्तान में सरकार बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है, ऐसे में देश की आवाम के मुताबिक नई सरकार के गठन से भी उसके हालातों में सुधार नहीं आता दिख रहा है। जनता के मुताबिक पहले भी इन नेताओं ने सरकार में रहते हुए लोगों की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया था। मुझे तो ये बिल्कुल ही नहीं लगता कि ये चल पाएगा ना। तो अगर ये मुल्क की मैशियत का आज जो हाल चल रहा है, कौन लोग हैं? यही लोग तो थे। क्या किया इन लोगों ने इस मुल्क और कौम के लिए? गौरतलब है कि पाकिस्तान में इस महीने की शुरुआत में हुए विवादास्पद चुनाव के नतीजों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। पूर्व पीएम इमरान खान जेल में बंद हैं और उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह को रद्द कर दिया गया था। नतीजे आए तो पीटीआई समर्थित निर्दलीय बड़ी संख्या में जीत कर आए, मगर कुल आंकड़ा बहुमत से दूर रहा। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पीएमएलएन और पीपीपी के बीच बातचीत का रास्ता खुल गया था। और बात खेल की। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे चरण की शुरुआत आज से गुलमर्ग में हुई। पहला चरण 2 से 6 फरवरी तक लेह लद्दाख में आयोजित किया गया था, जबकि दूसरा चरण 21 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग में जम्मू और कश्मीर में आयोजित हो रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 1000 एथलीट, अधिकारी और सहायक कर्मचारी भाग लेंगे। इस दौरान खिलाड़ी स्नोबोर्डिंग, अल्पाइन स्की, नॉर्डिक स्की और स्नो माउंटेनियरिंग आदि खेलों में दमखम दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवा अब खेलों से जुड़ रहे हैं और राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा साबित कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर के गांवों और शहरों में स्पोर्ट्स का एक जन आंदोलन चल रहा है। समाज के भीतर खेल की अलग अलग विधाओं को लेकर मान्यता पहले से काफी ज्यादा मजबूत हुई। जम्मू कश्मीर प्रशासन के निरंतर प्रयासों से युवा एथलीट्स में नए आत्मविश्वास का जन्म हुआ है और नेशनल तथा इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धाओं में, टूर्नामेंट में निरंतर उनके बेहतर प्रदर्शन ने लाखों युवाओं को प्रोत्साहित किया है। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापत्तनम में आधिकारिक रूप से नौसैनिक युद्धाभ्यास मिलन 2024 का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र बल दोहरी भूमिका निभाते हैं, वो युद्ध भी करते हैं और शांति बहाली में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में 20,000 से ज्यादा जनजातीय विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए आयुर्वेदिक हस्तक्षेपों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच और प्रबंधन की एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना की शुरुआत की। आयुष मंत्रालय ने अपनी अनुसंधान परिषद CCRAS के माध्यम से जनजातीय कार्य मंत्रालय और ICMR NIITH जबलपुर की सहभागिता में जनजातीय छात्रों के लिए ये स्वास्थ्य संबंधी पहल की है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में CII द्वारा आयोजित भारत यूरोप बिजनेस कॉन्क्लेव को संबोधित किया। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और यूरोप विश्वसनीय भागीदार हैं और दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोप साथ मिलकर स्वतंत्र, निष्पक्ष, न्यायोचित और टिकाऊ भागीदारी की दिशा में काम करते रहेंगे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से अनुसंधान प्राथमिकता पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला के उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की तस्वीर बदल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए निचली अदालत इस मामले पर आगे नहीं बढ़ सकती। अब इस मामले की सुनवाई 2 मार्च को होगी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय मुंबई दौरे पर हैं। मुंबई पहुंचने पर जेपी नड्डा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जेपी नड्डा ने पार्टी को मजबूत करने को लेकर चुनाव संचालन समिति के साथ टिफिन बैठक की और क्लस्टर चुनाव संचालन समिति के साथ भी बैठक में शामिल हुए। बिहार के लखीसराय में हुए सड़क हादसे को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर शोक संदेश देते हुए पीड़ितों के हर संभव सहायता की बात कही है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने लिखा है कि बिहार के लखीसराय में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। इस दुर्घटना में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। बिहार में पिछले 2 दिनों में राष्ट्रीय पार्टियों के साथ हुई बैठकों के बाद कुछ अहम मांग की गई, जिस पर आयोग विचार करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि मतदान के दिन वोट डालने जरूर आएं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन से जुड़ी जमीनी योग्यता परीक्षणों का अंतिम दौर 13 फरवरी को पूरा करके एक और उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने जानकारी दी है कि उसने गगनयान मिशन के लिए मानव रेटेड LVM-3 लॉन्च वाहन के क्रायोजेनिक चरण को शक्ति देने वाले CE-20 क्रायोजेनिक इंजन के मानव रेटिंग के जमीनी योग्यता परीक्षणों के अंतिम दौर को पूरा कर लिया है। देश के प्रख्यात न्यायविद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील फली एस नरीमन का नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 95 साल के थे। फली एम नरीमन ने नवंबर 1950 में बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील के रूप में शुरुआत की थी और वर्ष 1961 में उन्हें वरिष्ठ वकील नामित किया गया था। उन्होंने 70 से ज्यादा सालों तक वकालत की। रेडियो की दशकों तक पहचान रहे अमीन सयानी का आज निधन हो गया। उन्हें मशहूर रेडियो प्रोग्राम गीतमाला के लिए जाना जाता था। उन्होंने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के हंग क्षेत्र में बर्फ हटाने का काम जारी है। हिमस्खलन के कारण नल्ला सिंध पर बर्फ जम गई थी, उसे हटाने का काम किया जा रहा है। वहीं कुल्लू में रोहतांग के अटल टनल के पास ताजा बर्फबारी देखने को मिली। न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। जालिम लोशन, दांत खाज खुजली से तुरंत आराम। जालिम लोशन। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें। व्यक्ति की सांस